आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र स्थान का 17th चैप्टर। देखो, कियंत शीर्ष अध्याय बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आती हैं, इसलिए अपनी संहिता को खोल लो और धीरे धीरे एक एक जो उसकी पेटल्स है, जैसे फ्लावर्स होता है ना, उसकी एक एक पेटल को हम यहाँ पर खोलते हैं और कंसंट्रेशन बनाए रखना, इंटरेस्ट मैं बना दूंगी। ठीक है, कैसे एक एक चीजों को समझना है नॉर्मल वे में, विदाउट ज्यादा दिमाग का खर्चा करे कि ट्रिक्स करनी, टिप्स करनी है। ठीक है, धीरे धीरे कहाँ कौन सी चीज जरूरी है, कहाँ नहीं है, कहाँ हम पुराना रिकॉल कर सकते हैं, कैसे चीजों को इजी वे में समझ सकते हैं, वही मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पर आपके लिए। बस ध्यान से चीजों को खोलो, अपनी संहिता खोलो और इस चीजों को सुनो। ठीक है, और मार्क करते रहना जो इंपॉर्टेंट मार्किंग्स में दे दूंगी। ठीक है, सबसे पहले अध्याय को समझते हैं, अध्याय के नाम को समझते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? लास्ट हमने अगर पढ़ा था स्नेहन अध्याय, स्वेदन अध्याय, फिर उसके बाद हमने वमन विरेचन के बारे में डिटेल्स पढ़ी, फिर चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में कौन कौन सी चीजें हमको इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ किस चीज का डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन सी चीजें करनी है, ये समझ ली थी। अब हम यहाँ पर रोगों की बात करेंगे कि किस रोग का कितना भेद है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर कियंत शीर्षीय, शीर्षीय से हम तो इतना तो समझ गए कि सिर से रिलेटेड लॉजिक कुछ हो रहा है। अगर जिसको नहीं भी पता है तो इस चैप्टर में ना 6 क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं। तो जब हम रोगों के नंबर पे बारे में जाएंगे तो सबसे पहले नंबर क्लियर करते हैं कि आचार्य चरक यहाँ पर शिर रोग की जो संख्या है वो 5 बताते हैं कि 5 हमारे शिरो रोग होते हैं। ठीक है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये हमेशा होते हैं। एक्स्ट्रा क्या हुआ? क्रमिज। तो क्रमिज हमारा शिरो रोग हो गया। वर्ड क्रमिज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम हृदय रोग पढ़ेंगे इसके बाद, और हृदय रोग में भी वातज, पित्तज, कफज और कृमिज ही भेद रहने वाला है। अब सिर को थोड़ा समझते हैं कि सिर को ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिली, जब अभी तक हमने कोई रोग नहीं पढ़ा, सिर का ही क्यों रोग पढ़ रहे हैं। देखो, सिर को आचार्य कहते हैं कि जो सिर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि वहां पर प्राण हमारे रहते हैं। सिर को चोट नहीं लगनी चाहिए। इंसान बोलते हैं ना, जैसे कि अगर नॉर्मल भी पता है, सिर पे मत मारना भाई, कहीं भी मार दे, छोटा दिमाग है बड़ा दिमाग है, ऐसे मजाक में कहते हैं। ठीक है, तो आओ श्लोका नंबर 6 पे। तो यहाँ पर वातज, पित्तज, कफज और क्रमिज यहाँ पर भेद मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसका भी आंसर यहीं पे मिलेगा कि हृदय रोग, उसमें कितने भेद है। तो यहाँ पर हो जाएंगे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। तीसरी चीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर 18 प्रकार के क्षय के बारे में वर्णन है। कितने प्रकार के? 10 अष्टो च क्षयः, मतलब हम यहाँ पर 18 क्षय पढ़ने वाले हैं, 7 प्रमेय पीड़िका पढ़ने वाले हैं, और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज स्थान, क्षय, वृद्धि आदि, मन विकल्प 62 यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला रेफरेंस पे जाते हैं, दैट इज डिजीज ऑफ हेड, शिरो रोग। अब सिर में होने वाला रोग, जैसे कि हमें सभी को पता है आजकल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है ना, बहुत ज्यादा चल रहा है। 80% ऑफ डिजीज आर साइकोसोमेटिक। ठीक है, एक्सेप्ट मस्कुलर, जो मस्कुलर हो गया, ये इंजरी बेस्ड हो गया, अभी घातज हो गई। ठीक है, तो ये क्यों हो रही है? पहले तो हम, हमेशा मैं बोलती हूँ लोगों को कि संधारण अर्थात वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वेग धारण पहली चीज हो जाती है, जो कि आजकल लोगों को लगता है इट्स नॉट अ कॉज ऑफ डिजीज, ये तो दिस इज नॉर्मल हैबिचुएट। ठीक है, तो उसके चक्कर में लोग संधारण करते हैं, फिर बोलते हैं हमारा सिर दुखता है, हम वेगों को धारण करते हैं। ठीक है, कस्टमर ऐसे ही लेकर आते हैं। ठीक है, संधारण। दूसरा बोल रहा है दिवा स्वप्न, दिन में सोना। जो हाउस वाइफ होती है वो अधिकतर दिन में सोती हैं कि रेस्ट जरूरी है हमारी बॉडी में, और फिर उनको रात में नींद नहीं आती है, ये सारी चीजें हो जाती है। तो कितना क्लियरिटी से यहाँ पर वर्णन है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पर हाईलाइट करना है, वो है शीत अंबु सेवन। शीत अंबु सेवन ये हाईलाइट करेंगे। फिर चलो पढ़ते हैं संधारण यानी वेगों का धारण। दिवा स्वप्न मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए हमें, और ज्यादा जो, जैसे कि कभी ऐसा ना जब लाउड साउंड सुनते हैं तब हमारे सिर दर्द होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा? प्रागवात। ठीक है, अति मैथुन। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या कर रही है, वो हमारे वात दोषा को कहने के लिए तो एग्रीवेट कर रही है, लेकिन आचार्य ने इसको ओवरऑल सारी डिजीज का कारण बता दिया। अत्यधिक ठंडे जल को पीने से क्या होता है? सिरो रोग होता है। ये हमें यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट है कि शीत अंबु सेवन। फिर उसके बाद, हाँ, अगर रोग के बारे में वर्णन किया है तो चलो कुछ पुराना रिवाइज भी कर लेते हैं, जो हम गोविंद पारिक में पढ़ के आए कि शिरो रोग की संख्या
हमने पढ़ी थी। तो आचार्य सुश्रुत ने कितनी मानी? 11 मानी। और कौन कौन 11 मानता है? योग रत्नाकर कितने मानते हैं? भाव प्रकाश कितने मानते हैं? माधव कितने मानते हैं? सब 11 ही मानते हैं ना। अष्टांग संग्रह में चलो कितना वर्णन है? अष्टांग संग्रह में नंबर बता दो। याद नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? याद आ रहा है तो 9, और याद नहीं आ रहा है तो भी 9। ठीक है। अष्टांग हृदय में कितना वर्णन है? तो अष्टांग हृदय में जब हम गोविंद पारे का पॉइंट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये बोला था कि उन्होंने 10 शिरोरोग और 9 शिरो कपालगत रोगों के बारे में वर्णन किया है। ये सारी चीजें हमें याद होनी ही चाहिए। विमर्श में इसका सारी चीजों में आपको वर्णन मिल जाएगा। श्लोका नंबर 11 का जो विमर्श है उसमें आप देखेंगे कि सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर 11 ही मानते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाओ मेन, मतलब सिर की परिभाषा क्या आचार्य ने बताई है, जो हम एनाटॉमी में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि प्राणः प्राणभताम यत्र आश्रितः सर्वेन्द्रियाणि च यत् उत्तम अंगानाम शिरस्तद अभिधीयते। मतलब इस अवयव में प्राणियों के प्राण, मतलब हमारे जीवन अल्टीमेटली प्राण से चलता है ना, तो प्राण जहां आश्रित है हमारे, वही का क्या है? सिर है। और सभी इंद्रियों, सभी अंग में उत्तम अंग कौन सा है? शिर हमारा उत्तम अंग है, और सारी इंद्रियां इसी के हाव भाव में चल रही है। फिर उसमें कौन कौन से रोगों का उदाहरण है कि अर्धावेदक, मतलब है मिग्रेन, आदर, सिर दुखना, प्रतिशय, मुख रोग, ये सारे जो रोग है वो शिरोरोग के अंदर में लिए गए हैं। ठीक है। और एक चीज आती है कि वाग्भट जी आचार्य बोलते हैं कि सिर को शरीर का मूल मानते हैं, लेकिन वहां पर जब सिर का मूल का वर्णन करते हैं तो उसके विमर्श में आप ये पॉइंट पढ़ेंगे कि जो आचार्य पारेशर हैं उन्होंने गुद को सिर का मूल बोला गया। एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ गया, आप चाहो तो नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। कि सिर को मूल बोल दिया ना कि सभी इंद्रियां यहाँ रहती है। ठीक है। अब 5 प्रकार के शिरोर हो गए, वो तो हमें याद हो गया। अब उन्होंने स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो हमने पढ़ा है सारे वालों में, वही आचार्य ने बात में तो कंक्लूड कर ही दिया है कि क्या क्या उसके कारण है। कि उच्च भाष्य, अति भाष्य, तीक्ष्ण पान, प्रजागरण, शीत मारुत, संस्पर्शा, ठीक है, वेग निग्रह, ये सारी चीजें कॉमन है। मतलब इतना कुछ स्पेसिफिक यहाँ से नहीं बन सकता। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है उसके लक्षणों के बेसिस पे कि वातज शिरोरोग है तो कौन, कैसे हम समझेंगे, क्या वो लक्षण बताएगा कि यह वातज शिरोरोग है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक वर्ड इसका प्रैक्टिकल अप्रोच में हमें काम आएगा। ठीक है। सबसे पहले वात है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वात इज वेरी शार्प। वात इज वेरी शार्प। कभी भी हमें हमेशा जहां भी हम अब बात पढ़ेंगे तो वात के लिए मैं बोलूंगी वात इज वेरी शार्प। वात शार्प क्यों? क्योंकि शार्प है तो तेज तेज चलता है, तो यहाँ से एक चीज नहीं हो जाती। यहाँ से उसकी दूसरी चीज आती है कि जो वेदना कर रहा है, जो शार्प चीज होती है वो सुई की जैसे चुभती है ना, तो निस्त्युद्यते भ्रशम शंखो घाटा संभ्यते तथा, मतलब यहाँ पर आचार्य यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो वातज शिरोरोग में वेदना का, और शंखो लिखा है अर्थात शंख प्रदेश में, शंख है ना 2 टेम्पल्स हमारे। हाँ। और उसमें कैसी वेदना हो रही है? सुई चुभने सी वेदना हो रही है। और घाटा अर्थात ग्रीवा के पीछे का रीजन। ठीक है। ग्रीवा के घाटा में भी, मतलब घाटा में आरी के चलाने के समान वेदना हो रही है। तो घाटा संधियते तथा का मतलब है कि टेम्पल्स में हमें सुई चुभने सी वेदना हो रही है। जब शालाकी की ओपीडी में बैठते हैं ना तो ये सारी चीजें पेशेंट बताता है कि यहाँ पर है ना, मुझे ऐसा लगता है इसी एरिया में बस दर्द होता है और कहीं नहीं होता है। तो एक ये लक्षण मिल जाता है कि सिर्फ इसी एरिया में दर्द होता है, मतलब कि यहाँ उसको अगर वेदना हो रही है, टेम्पल्स में उसकी वेदना हो रही है, मतलब वातस्शिरो रोग का पहला लक्षण मिला। और गर्दन, कोई अगर ये बोले कि गर्दन के पीछे एरिया में ऐसा लग रहा है कि कोई आरी से काट रहा हो, वैसे तो मुझे आज तक ऐसा सुनने को नहीं मिला, लेकिन घाट संबियते तथा पे क्वेश्चन जरूर मिला है। ठीक है। तो आरी में काटने से वेदना हो रही है। फिर संभ्रुहो मध्य, यानी दोनों आईब्रोज के बीच में, और कहा ललाट में, सिर में, ललाट प्रदेश मतलब अपना फोरहेड प्रदेश में उसको कैसा लग रहा है? तप तीव अति वेदना। तप तीव अर्थात उसको बहुत गरम गरम लग रहा है, बहुत जलन सी, ऐसा लग रहा है कि वहां तप रहा है। ऐसे नहीं बोलते कुछ लोग कि यहाँ तप रहा है, माथा तप रहा है। ये वर्ड जो है ना, माथा तप रहा है, वो भी वात के लिए। देखो तपतीव है, तपतीव से पित्तज में नहीं चले जाना कि तपता तो हमारा पित्त है तो पित्तज में चले जाते, नहीं। दोनों भरों के बीच में और लाट में अत्यंत जलन हुए के समान अधिक वेदना। अति वेदना हम बोला है, तो अति वेदना से अगर हम क्लियर हो जाता है कि कोई भी चीज अति होती है वो वात की होती है, क्योंकि वो बहुत शार्प है। ठीक है। तपतीव से यहाँ पर मेनली हमें समझना है। ठीक है। उसके बाद क्या हो रही है, उसके स्पेसिफिक लक्षण पे जाओगे तो कानों में,
बंध्यते सोना, मतलब कानों में अत्यधिक शब्द सुनाई दे रहा, कुछ है नहीं कुछ नहीं, और सुनाई उसको सब दे रहा है। जब सुनाई नहीं देता है तो वेदना अधिक होती है। और नेत्र को ये वाला भी क्वेश्चन आया था कि निष्कर्ष्यते इवक्षी, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें बाहर निकल रही हो, निष्कर्षते को कोई बाहर खींच रहा है ऐसा लग रहा है उसको। ठीक है, इस तरीके की उसको वेदना होती है। सिर संपूर्ण तरीके से चारों तरफ से घूम रहा है, उसकी संधि ऐसा लग रही है कि वो सिर फट के अलग हो जाएगा, जो वर्ड बोलते हैं सिर ऐसा फटता है, आपको पीडीज में यही वर्ड सुनने को मिलेगा। सिरा प्रदेश में होने वाली सभी शिराओं में अधिक स्फुरण मिलता है। उसको नहीं बोलते कि जब भी हेडेक का पेशेंट आता है, इसलिए हम हमेशा उसका बीपी लेते हैं, और बीपी में भी क्या मेजर करते हैं, उसकी पल्स मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसका रेफरेंस मिला क्लिनिकल अप्रोच पे। देखो एक तो चरक चिकित्सा में और जहां पर व्याधि आ जाती है ना, तब उसको क्लिनिकली कनेक्ट करना है ना। अगर क्लिनिकली कनेक्ट करते चलते हैं ना, आपको जैसे मैं ये वर्ड्स बता रही हूँ, मान लो अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, और फर्स्ट ईयर में भी चरक आ गई ना अब तो, हाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और चरक संहिता पढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज को रिलेट नहीं कर पाएंगे, या आप उसकी हिंदी पढ़ रहे हैं या आप उसको पढ़ रहे हैं तब, और अगर आप अभी प्रैक्टिस में इस चीज को नहीं उतार पाए या प्रैक्टिस क्लिनिकल आपकी नहीं है, तो ये लक्षण आपको समझने में ऐसा लगेगा कि रट रहे हम। लेकिन यही संहिता को दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। एक तो संहिता का एक एक वर्ड से हम समझे, दूसरा कि हम क्वेश्चन अप्रोच पे जाए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि हम क्वेश्चन अप्रोच पे जाके जाए, क्योंकि ऐसे में है ना बहुत ज्यादा चीजें क्लियर करने के चक्कर में वीडियो बड़ा हो जाएगा, और फिर लोगों को लगेगा कि ज्यादा वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम चीजें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वो कुछ चीजें है ना आपके समझने के पर्सपेक्टिव से, कि आपको वो अब हमेशा याद रहेगी कि वात शार्प है, वात में कहाँ वेदना हो रही है, शंख में लग रहा है तो कैसा लग रहा है, आंखों में कौन सा फीचर आ रहा है, आंख उसकी बाहर निकल रही है, घाटा अर्थात गर्दन के पीछे वाले रीजन में कैसा लग रहा है, संवेदित तथा मतलब उसको बहुत काटने जैसा कोई आरी से काट रहा हो ऐसा लग रहा है, और कहाँ कहाँ उसको तपतीव ये अतिवेदना हो रही है, दोनों आंखों के बीच में और ललाट में। फिर उसके कानों में शब्द सुनाई दे रहा है, फिर उसकी आंखें बाहर निकल रही है, और ये सारी जो उसकी संधियां है वो फट के बाहर आ रही है। और स्फुरण वाला जो मैंने फीचर बताया कि अगर कोई पेशेंट आपकी ओपीडी में आता है, आज नहीं तो कल आप ओपीडी में बैठेंगे, ठीक है, तो उसको अगर वो हेडेक कंप्लेंट लेके आता है और उसको अगर आप पल्स देख रहे हो, सबसे पहले तो देखना ही इंपॉर्टेंट है कि उसको आपकी पल्स उसकी हमेशा देखनी, क्या उसकी पल्स बढ़ी हुई आ रही है। उसका बीपी जितना देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका क्या पल्सेशन तो अधिक नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस मिल गया, स्फुराण अति सिरा जालम, सिरों की जो भी हमारी धमनियां हैं, जो वेन्स है आर्टरीज है, उसमें कितना प्रेशर है, कैसा स्फुरण है, ये चीज सिरा धारण करने में उसको गले की शिराएं में ज्यादा उसको मिल रहा है क्या, ये सारी चीजें हमें जो उसको ऐसा लग रहा है कि अब मैं सिर ही नहीं खड़ा कर पा रहा हूँ, उसके गले में अत्यधिक जकड़ाहट, ये अगर उसको लक्षण मिल रहे हैं जो टिपिकल वातक वातिक शिरोरोग के पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा वातज शिरोरोग। अब समझने का पर्सपेक्टिव हमारा क्लियर हो गया कि वातज हम कैसे समझेंगे। चलो बड़ा नहीं होता, पित्तज को समझना है, ऐसे चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, कहीं इसका पार्ट ए और पार्ट बी ना करना पड़े कि वीडियो एक्सपोर्ट ही ना हो पाए, एक्सपोर्ट होने में उसका ज्यादा समय लग जाए। ठीक है, अब पित्तज को समझते हैं। पित्तज लक्षण हमको मिलेंगे, अभी तक हम ये समझ चुके हैं पित्तज लक्षण में एज सच कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है, कटु है, अम्ल है, क्षार है। ठीक है, ये जब हम उसकी हिस्ट्री टेकिंग लेंगे तब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या पेशेंट एक्सेसिव नमक खा रहा है, एक्सेसिव क्षार अचार का सेवन कर रहा है, तो उसे पित्तज रोग का वो कारण हो सकता है। अब पित्तज रोगों के लक्षण क्या है, अब तपतीव तो वहीं पढ़ लिया था, तो यहाँ दाह होगी, यहाँ पित्तज और रक्तज दूष्य उसके होंगे। ठीक है, सिर में दाह हो रही है उसकी, रुज्जते वेदना तो होगी ही। ठीक है, और शीत वस्तुओं का प्रलेप आदि करने से उसे लाभ होगा। शिरः शीतम शुशुयते, मतलब उसको अच्छा लगेगा, उसको सिर पे ठंडा ठंडा वो रुमाल पानी में डुबो के ऐसे सिर पे रखेगा, तो वो पेशेंट बोलेगा कि जब ठंडा ठंडा कुछ सिर पे रख लेते हो, ठंडी ठंडी फ्रिज से बॉटल निकाल के सिर पे रख लेता हूँ, तब अच्छा लगने लग जाता है, आंखें बिल्कुल डॉक्टर साहब जलने लग जाती है। ठीक है, ये सारे लक्षण हमें यहाँ पे दिए गए। प्यास और सिर में चक्कर और पसीना अधिक आता है, वो जब पेशेंट आएगा ना तो उसके ऑलरेडी आपको सिर पे है ना पसीने के बूंदे ऐसे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो जहां पसीने का बूंद दिख रहा है, जहां वो बोल रहा है कि आंखें जल रही है, ठंडा लगने से अच्छा लग रहा है, दैट इज टिपिकल पित्ता लक्षण। अब चलते कफ को। कफ में एक इंपॉर्टेंट निदान आता है, आस्य सुखे, स्वप्न सुखे,
अब दधिनी ग्राम्य औदुक रसोपम मत बोल देना, ठीक है। ये किस चीज का लक्षण है मैं आपको बाद में बताऊंगी, अगर टंग ट्विस्टर में निकल रहा है, रोग निदान अच्छे से पढ़ा है तो निकलेगा, ठीक है। आस्य सुखे, स्वप्न सुखे, गुरु स्निग्ध, अति भोजने, ये लक्षण है हमारा कफज शिरोरोग का। और वातज, इसका भी कहीं लग रहा है क्या, दधि ग्राम्य औदुक रसोपयांसी, बता ही देते चलो, प्रमेय का निदान है ये, है ना, ठीक है। अब जो कंफर्ट चूज कर रहा है, ठीक है, जो अधिक बैठना पसंद कर रहा है, सुखासन ले रहा है, अधिक गुरु स्निग्ध भोजन कर रहा है, शेष मादिश जो आहार विहार करेगा उसे शिरो रोग देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगी, देखो वेदना दो कंपैरेटिव हमेशा कफज में कम ही होगी, इसलिए यहाँ पर लिखा है मंदरुजाम, तो उससे क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है। सुप्तता, सुप्तता मिलेगी, ठीक है। ये सुप्तता वर्ड हाईलाइट कर लेना और इसमें ये लिख लो कि ये सुप्तता वर्ड हम कफज हृदय रोग, सॉरी, कफज हृदय रोग में भी पढ़ेंगे, है ना। अस्तामित, गीले कपड़े से लपेटा हुआ लगने का, और वो इंसान को क्या लगेगा, उसमें स्फूर्ति नहीं रहेगी, उसे भोजन खाने की इच्छा नहीं होगी, वो आलस्य से भरा हुआ, आलस्य तंद्रा से भरा हुआ आपको दिखेगा। उसको खड़े रहने को आप बोलोगे तो बोलेगा चलो यार मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। और सन्निपात क्या समझना है, जितने भी लक्षण हमने पढ़े, वात से शूल, पित्त से भ्रम, दाह ताप, ये और कफ से मंदता प्यासता, ये सारे लक्षण जो भिन्न जो है जब समझ में ना आ जाए, दैट इज सन्निपातज, ठीक है। अब मेन यहाँ पर कृमि शिरोरोग को हम समझते हैं, इसके क्या लक्षण बोल रहे हैं, कैसे इसको समझना है। तिल, कैसा आहार विहार खा रहा है, देखो कृमि, कृमि से वॉर्म्स, वॉर्म्स बच्चों को ज्यादा होते हैं, बच्चे बाहर का खाना खाते हैं और मीठा पसंद करते हैं, उनका कफज उनकी प्रकृति होती है, तो इसके कारण, तो जो ऐसा आहार विहार जो स्निग्ध हो, मधुर हो, ऐसे आहार विहार बच्चों को पसंद है, बच्चों को कृमि होते हैं, ऐसे बात याद करेंगे, बच्चों को पसंद है, बच्चों को कृमि होते हैं, तो कृमि को भी वही पसंद होंगे, इसलिए तो उन्हें होते हैं। तो जो तिल ले, छीर ले, गुड़ ले, और क्या हो जाए, उन्हें कौन कौन सी व्याधि से वो पीड़ित हो, देखो अगर वो खा रहा है बच्चा, बाकी सारा डाइट भी ले रहा है अच्छा खासा, और थोड़ा सा गुड़ खा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ अगर आप उसे लॉलीपॉप या मैगी वगैरह खिला के उसके सारे दोष इम्बैलेंस कर दे रहे हो, तो उसे क्या हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा। पूति संकीर्ण भोजनाम, बासा खाना तो वैसे कृमि को पसंद ही होता है, जरा सा कुछ भी बासा हुआ कीड़े आके लग जाते हैं ना। क्लेदो अश्रग मांसा नाम दोष आलस उपजायते ततः सिरा संक्लेदने कृमिया पाप कर्म, पाप कर्म को शिरोरोग का निदान बोला गया है। उससे क्या होता है, उससे ये सारे अगर आपने निदानों का सेवन किया, आपका रक्त दूषित होगा, कफ दूषित होगा, और मांस में भी क्लेदन हो जाएगा। जिससे क्लेदन हो गया तो क्या करेंगे, कृमि आ जाएंगे, तो कृमि खाने लग जाएंगे, जिससे आपको कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं कृमि शिरो रोग में। अब कृमि है, कोई चीज आपको चीटी काटती कैसा फील होता है, कृमि चीटी तो नहीं है, लेकिन क्या लगता है विद्ध जैसे कि कोई चुभ रहा है, छेद रहा है, काट रहा है, रुझा हो रही है, फिर वहां पे जैसी चीटी काट देती है तो खुजली भी होने लग जाती है, दाग होने लग जाती, सोफ हो जाता है, सूज जाता है। हाँ, अब कृमि है तो कृमि तो दुर्गंध लाएगी ही लाएगी, तथा ये लक्षण उसके शिरो रोग वाले ग्रसित पुरुष में हमें देखने को मिलते हैं। अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी, स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा कि इसे मुझे बहुत डिफिकल्टी से रट्टा मारना पड़ेगा कि कोई चीज थी क्या, नहीं थी। पाप कर्म को छोड़ दो, है ना, पाप कर्म एक एक्स्ट्रा वर्ड था, वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो हमने पढ़ी वो हम समझ के पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कुछ मैं अगर नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगी तो आपको याद करने की, कि दिमाग पे जोर देना पड़े कि हाँ भाई मैंने क्या रट्टा मारा था यार, मैं भूल गया, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें समझते चलेंगे तो इजी हो जाएगा। देखो समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। दो चीजें होती है, एक रिवीजन और एक रट्टाफिकेशन, ठीक है। रिवीजन है आयुर्वेद में, रट्टाफिकेशन कुछ चीजों में देखो नंबर्स में तो याद रखना पड़ता है, लेकिन कंसेप्ट यहाँ हमारे रोग चल रहे हैं, रोगों का निदान चल रहा है, तो वो ऐसे ही आपको समझ में जाएगा। चलो हृदय रोग पे चलते हैं, ठीक है। हृदय रोग के लिए यहाँ पे क्या समझना है, पहले तो नंबर पे जाते हैं। आचार्य चरक ने कितने नंबर बोले, 5। आचार्य सुश्रुत ने है ना 4 ही नंबर बोले। गोविंद पारिक में ये चीज मैं ऑलरेडी रिवाइज करवा चुकी हूँ। गोविंद पारिक पढ़ना इसलिए चालू करो, देखो अगर मैंने चीज वहां नहीं बोली होती तो मैं आपको फिर से यहाँ रिवाइज कराती, वहां आपको एक नोटेड प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है चीजें, तो चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि आचार्य सुश्रुत ने इसके 4 भेद माने, कौन सा नहीं माना, तो सन्निपातज नहीं मानते आचार्य सुश्रुत, और किसका सन्निपातज नहीं मानते, वहां पर लिखा हुआ है कि मूर्छा का नहीं मानते, तो वही चीज आपको यहाँ पर याद आ जानी चाहिए। वात शिरो रोग में क्या होता है, निदान एज स्पेसिफिक सेम है। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया आप खाना नहीं खा रहे, खाने ना खाने वाला पेशेंट आपको शिरो रोग में मिलता है, वाता शिरो रोग में भी पेशेंट मिलता है जो शोक उपवास अत्यधिक व्यायाम करें, जो भूखा रहना चाहे,
आपके हृदय हृदय ही तो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन हृदय बोलता है कि दिमाग रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये चीजें समझना है। लक्षण पे इंपॉर्टेंट है। लक्षण ये बोल रहा है, विपुथु वेष्टनम स्तंभ प्रमोह शून्यता दरह। ठीक है, यहाँ पर आचार्य क्या कहना चाहते हैं कि जो हृदय है, हृदय में क्या हो रहा है कि जब वात कुपित हो गई तो आपकी जो धड़कन है, जो व्यपथु है, ऐंठन होना है, जैसे कि एक समझो कि एक हार्ट पेशेंट अगर उसको हार्ट अटैक आने वाला है या हार्ट एंजाइना होने वाला है, हार्ट अटैक बहुत बड़ी चीज हो गया ना, एंजाइना हो रहा है उसको, समझो एंजाइना है, तो एंजाइना से पहले उसको क्या लगेगा, पहले तो उसको घबराहट होने लग जाएगी, उसकी उसकी धड़कन, हम पूछते हैं कि क्या आपको खुद की धड़कन सुनाई दे रही है, तो उसको क्या धड़कन उसकी सुनाई दे रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसे ऐठन मार रहा है, जैसे पेट मरोड़ मारता है, दैट इज ओनली ऐठन। स्तंभन, उसकी गति, उसको ऐसा लग रहा है कुछ रुक रहा है, कुछ रुकावट आ रही है, ऐसा लग रहा है क्या, उसको चीजें समझ में नहीं आ रही होती है ना, प्रमोह हो जाता है, और शून्यता आ जाती है उसके शरीर में। दर यानी हृदय में दर दर या मरमर ध्वनि सुनाई देना, जैसे कि जो उसका हार्ट साउंड है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं आचार्य आचार्य। हाँ, जब ये लक्षण उसको मिलते हैं, तब कब मिलते हैं कि, और ये लक्षण देखो वातिक काल रहेगा तब वातिक लक्षण मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी, इसलिए आचार्य लिखते हैं वहां पर कि जीर्ण च अत्य अधिकर्म वेदना, मतलब भोजन के पच जाने पर, अर्थात वात का काल आ गया है, तो वात के काल में ये जो वेदना, ये जो लक्षण है वो अधिक होंगे। ठीक है, क्लियर है कि क्या हो रहा है। दरह का मतलब आपको समझ में आया, शून्यता कब हो रही है। अच्छा, कभी आपने सुना है कि कफ में शून्यता होती है? नहीं ना, बात में होगी ना शून्यता, तो शून्यता दरह के अगर क्वेश्चन दिखा तो क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, अब पित्त पे चलते हैं। ठीक है, चीजों को समझना, धीरे धीरे लेके चलना, लेकिन एक बार ट्रस्ट करो, अगर तुमने अच्छे से समझा इसको, कि सिर्फ लॉन्गिविटी पे मत जाना कि ये लंबा हो रहा है, एक बार चीजें समझने की कोशिश करो, शायद आपने अभी तक जो चीजें डिफिकल्ट मान के चली होगी ना, वो आज आपकी इजी हो जाएंगी, या शॉर्ट फॉर्म में तो पक्का हो ही जाएंगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने है ना पहले इस चीजों को ऐसे धर 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 में निपटा दिया कि यार ये भी याद रखने का, ये भी याद रखेगा, फिर जब खुद की क्लिनिकल प्रैक्टिस देखी तब उसको कोरिलेट किया संहिता से, और वो चीज मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने भी कोचिंग ली थी ना, तब मुझे ऐसा नहीं पढ़ाया गया था कि उन्होंने मुझे ऐसे इस एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ाया गया था। चलो पित्तज में चलते हैं। ठीक है, पित्तज में एक मार्क करना, श्लोका नंबर 32 में कि अजीर्ण भोजने लिखा हुआ है, इसको है ना हमेशा हम कफ से कोरिलेट कर लेते हैं कि कफ में अजीर्ण भोजने होगा, लेकिन यहाँ पर पित्त में दिया है कि ऊष्म अम्ल लवण क्षार कटुक अजीर्ण भोजने मध्य क्रोध पेशा, ये सारी चीजें है ना नॉर्मल, माप क्या करोगे अजीर्ण भोजने। ठीक है, पित्त में क्या लक्षण मिलेंगे, पित्त अगर बढ़ जाता है तो पहले एक लक्षण हमेशा मार्क कर लो कि आपको मूर्छा जाएगी, दा मूर्छा, पसीना, प्यास लगना, ये सारी चीजें ना कॉमन है, वही हो रहा है इसमें, चक्कर आ रहे हैं, पसीना हो रहा, मूर्छा हो रहा। ठीक है, याद कर लो एक वर्ड उसमें मार्क करना, इतने पूरे वर्ड में एक ही वर्ड मार्क करना, तिक्त अम्ल उद्गार। ठीक है, उसको डकार आ रही है, कैसी आ रही है, तिक्त और अम्ल, तीखी और खट्टी डकारें आ रही है, जिसको हार्ट अटैक को कॉमन लोग जो बोलते हैं कि एसिडिटी हो जाती है, वो पित्तज हृदय रोग है उसको, है ना, तिक्त अम्ल उद्गार आ रही है इसको, ये चीज से समझना है। मैं अब चलते हैं कफज हृदय रोग पे। तो कफज हृदय रोग में अत्यधिक गुरु भोजन, उसका आहार विहार ऐसा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। अगर कफज व्याधि आपको हो रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को छोड़ के अगर आपकी कहीं भी, तो वो आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में उसको मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि उसका जो निदान होता है ना आपकी सेडेटरी लाइफस्टाइल ही है। गुरु स्नेक्ड आम, मतलब ये वाला भोजन अगर आप करते हैं, किसी तरीके की टेंशन नहीं लेना, लाइफ की तो टेंशन ही नहीं है, चेष्टा नहीं करना, तो ये सारी चीजें हो जाएगी हमारी कफ की। और कफज हृदय रोग के क्या लक्षण मिलते हैं, तो श्लोका नंबर 35। ठीक है, कफज हृदय रोग में हमें मिल रहा है हृदयम कफ रोगे सुप्तता, मैंने आपको पहले मार्क कराया था। स्टैमिक तो इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, हमें पता है स्टैमिक हमेशा रहेगा। वर्ड है सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट, जो बोल रहा है अश्वद, अश मतलब पत्थर, ऊपर उसको ऐसा लग रहा है कि इतना भारी लग रहा है कि मेरे छाती के ऊपर किसी ने पत्थर रख दिया, जो नॉर्मल पेशेंट बोलते हैं जब कैजुअलिटी ड्यूटी रहती है तब बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो ऐसा दर्द हो रहा था छाती पे, मेरे तो किसी ने पत्थर ही रख दिया है, वो हो जाएगा हमारा कफज हृदय रोग के प्रत्यक्ष लक्षण। ठीक है, हाँ, सन्निपातज हमारा सभी कष्टदायक होता है, कष्ट साध्य होता है, और सभी लक्षणों से मिलकर बना रहता है। अब हमें समझना है कि कृमिज हृदय रोग, कृमिज हृदय रोग में भी सेम लक्षण है कि तिल,
क्षीर, गुड़ आदि का सेवन अगर वो करता है तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे समझना कि जब हमने बच्चे का एग्जाम्पल लिया था, ये सारी चीजें बच्चे सेवन कर रहा है, अब बच्चा उसको सेवन कर रहा है, उसके बाद उसके शरीर में क्या हुआ कि मर्म स्वरूप हृदय के एक प्रदेश में ग्रंथि उत्पन्न हो गई। ये सारी चीजें आपने खाई, उसके बाद उसने एक ग्रंथि उत्पन्न करी, और वो ग्रंथि अल्टीमेटली होना क्या है, क्लेद उत्पन्न होना है। क्लेद से क्या होना है कि उसके हृदय में कृमि उत्पन्न होनी है। पहली चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लेद। क्लेद के बाद हो जानी है कृमि, और कृमि जब हो गई तो एक प्रदेश को काटना है, खाना चालू कर देती है। ठीक है, एक प्रदेश में उत्पन्न होती है और वहां से हृदय के संपूर्ण अंग में चली जाती है, और धीरे 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 उसके हृदय का भक्षण कर लेती है। भक्ष्यंती च सर्पंतो, मतलब सभी पूरे हृदय का, यानी संपूर्ण हृदय का। ठीक है, सर्पवंती भक्ष्यंती वर्ड लिखा गया है यहाँ पे, है ना। और कृमि हृदय रोगों की होगी, हमने समझ लिया कि कृमि बन कैसे रही है, क्यों बन रही है। अब अगर कृमि बन गई तो क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले अगर कृमि बन गई है तो कृमि इज वॉर्म, वॉर्म आएगी तो आप खाएगी ना, आपको खाएगी तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि छोटे बच्चे बोलते हैं चुनमुने काट रहे हैं, अगर आपने वर्ड कृमि से सुना होगा, तो उसको कुछ पिंच कर रहा है, कोई चुबो रहा है, ऐसा लग रहा है ना। उसी को ये यहाँ पे समझना है कि हृदयम सूची भीरव्यति मन्यते, मतलब हृदय में सूची भीरेव की तरह वेदना। तो वातज पे नहीं जाना है, वातज में स्पेसिफिक हमने हृदय रोग में कुछ पढ़ा नहीं, हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक एक एक डिटेल के मर्म के, एक प्रदेश में हो रहा है, पूरे हृदय का भक्षण कर रहा है कि। और हृदय में सूची भीरेव मन्यते, मतलब सुई चुभने से जो वेदना हो रही है वो क्रमिज हृदय रोग में उसको हो रही है। और सुदारुण मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि जब धीरे 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 खा लिया है उसने आपको, आपकी हृदय वाली मसल को आपको पूरा खोखला कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज सुदारुण। त्वरते जेतु ताम विद्वान विकारः शीघ्र कारिणः, मतलब अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आया है, इस लक्षण को देखकर भयंकर कृमिज रोग को समझना चाहिए, और यह एक भयंकर रोग है और शीघ्र ही सुदारुणा प्राण घातक है, और अतः विद्वान वैद्य को चाहिए कि शीघ्र ही उसकी चिकित्सा करे। शीघ्र कारिणः भी इसे बोला है, सुदारुणः भी इसे बोला है, महारुजा भी इसे बोला है, और हृदयम सूची भीरेव मन्यते, ये सारे वर्ड्स आप हाईलाइट कर लेंगे। आई होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कौन सा कहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब इस चैप्टर का थर्ड सेक्शन जो आता है कि दोषों के मान के अनुसार, जिसकी 62 व्याधियां, फर्स्ट सेक्शन इज ऑफ वातज रोग, शिरो रोग, सेकेंड इज ऑफ हृदय रोग, और थर्ड इज ऑफ 5 सेक्शन है हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो थर्ड सेक्शन है दैट इज सन्निपात, मतलब दोषों। अब 62 नंबर याद रखना है। देखो, सबसे पहले तो नंबर कैसे समझना है, 62 को है ना दो पार्ट में पहले डिवाइड करना है हमें, क्योंकि एक चीज होती है क्षय की और एक चीज होती है वृद्धि की, और फिर वात पित्त कफ है, फिर एक एक द्वंद्वज होंगे, फिर पृथक पृथक होंगे, और फिर सन्निपातज होंगे। वात पित्त कफ है, देखो ये जो टेबल दिख रहा है ना, श्लोक का नंबर 41, टेबल वृद्धि और वृद्धि तक, तो तीन ही समझना है। वात पित्त कफ का तीन तीन हो गया, तो दैट इज तीन। ठीक है, फिर उसके बाद संसर्गज हो गया। अब तुम दो दो को मिला के उसके कितने कॉम्बिनेशन बना रहे हो, दैट इज 9। और सन्निपात अर्थात तीनों को मिला के कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे, दैट इज 13। 13 घटने पर, 25 बढ़ने पर, और 12 दो दोषों के युगपत होने पर ये नंबर बन जाता है। देखो बहुत पुराना क्वेश्चन इससे बन सकता है, इतना बड़ा बड़ा मत समझना, बस ये नंबर याद रख लो कि 13 सन्निपातज, 9 संसर्गज, 3 पृथक, बस। 25 बढ़ने वाले, 25 घटाने वाले, तो 50 हो गए, और 12 त्रिदोष से युगपत होने वाले, वृद्धि है, बस खत्म है, इतना कुछ है नहीं इस सेक्शन में। ठीक है, अब क्षय, क्षय वाला पोर्शन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बचा। अच्छा, आज आशय अपकर्ष भी है। हाँ, आशय अपकर्ष का रेफरेंस याद रख लो। आशय अपकर्ष का रेफरेंस है चरक सूत्र 17। आशय अपकर्ष क्या है, समझ में आता है ना, कि आशय अपकर्ष में ये है कि एक चीज है सही, एक चीज है कम, और एक चीज है बड़ी। तो जो बड़ी चीज है ना, वो नॉर्मल वाले को ले जाएगी और कहीं और फेंक देगी। तो जो चीज नॉर्मल है लेकिन उसने क्या किया, उसको उठा के दूसरी जगह पर फेंक दिया, तो उससे क्या लगेगा, हम ये चीज बढ़ गई है। इसका विमर्श में देखो, विमर्श समझेंगे, श्लोका नंबर 46 का विमर्श। इस प्रकार की प्रकृति को आक्षेप कर मानना चाहिए। किस प्रकार की, तो चलो देखते हैं। अर्थात प्राकृतिक दोष जब अपने स्थान से हटकर दूसरे दो स्थान में चला जाता है, उससे जो विचार बनता है उसे आशय अपकर्ष कहते हैं।
यह एक शंका होती है कि अपने स्वाभाविक रूप में बढ़ने वाला पित्त दाह कैसे करता है। इसको ऐसे समझो, देखो मैं बताती हूँ कि वात बड़ा है, पित्त नॉर्मल है और कफ कम है। ठीक है, अब क्या किया, वात बढ़ा और पित्त के स्थान पे गया और पित्त को बोला चलो यहाँ से चलो, और मैं आपको जहां पर ऑलरेडी एक पित्त है वहां पे जाके फेंक देता है। तो प्रकृति में क्या लक्षण मिलते हैं कि यार पित्त के लक्षण बढ़े हुए से दिख रहा है, क्योंकि पित्त ऐसी जगह पर चला गया जहां वो डबल हो गया है। ठीक है, तो वहां पे अगर उसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जबकि पित्त अगर ओवरऑल बॉडी का मापा मापन लिया जाएगा तो वो क्या सेम ही है, पित्त बड़ा नहीं है, बड़ा तो क्या था, वात है। अब हम जब इसकी चिकित्सा करने पे आते हैं तो हम सोचते हैं पित्त के लक्षण मिल रहे हैं तो पित्त की चिकित्सा करते हैं ना, दैट इज ओनली आशयपकश। उसके घर से उसको बाहर निकाल के लेके कौन गया है, वात निकाल के लेके गया है। तो ये वात आशयपकश वाला टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, उसको रोग निदान में है ना, रोग निदान में आता है ना सबसे ज्यादा डिटेल में, और इनके डिफरेंशिएशन पॉइंट्स वगैरह खुद ही देखना है। ठीक है, श्लोका नंबर 62 पे आओ सीधा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोषः प्रबद्धः स्वयं लिंगम दर्शयन्ति यथा बलम क्षीण। अब देखो कोई चीज अगर बड़ी हुई है तो बड़े हुए दोष अपने लक्षण को ज्यादा दिखाएंगे, और जो क्षीण हुए दोष है वो अपने लक्षण को शरीर में कम दिखाएंगे, और जो समान है वो सम दिखाएंगे। तो जिसका रेफरेंस एक बार पूछा गया था कि किस चैप्टर का, तुम अब याद रख लेना कि जब इसको कैसे समझेंगे, चलो अभी तो पढ़ लिया तो याद आ जाएगा, इसको कैसे समझना है किस चैप्टर का है। क्योंकि इस चैप्टर में हम क्षय वृद्धि पढ़ रहे हैं और 62 टाइप्स के क्वेश्चन तो याद है ना, 5 क्वेश्चन बहुत क्लियर है। पहले हमने सिरो रोग पढ़ा, देन हम क्रमिज देन हम हृदय रोग पढ़ेंगे, नाम ही नहीं आ रहा मेरे जुबान पे, शिरो रोग, हृदय रोग, और हमने 62 टाइप्स की ये चीज पढ़ी। जो 62 टाइप्स वाला पोर्शन है वो हमारा क्षय, संसर्गज, पृथक, सन्निपात जिन चीजों से बन के बना, तो उसका सार अगर इस चैप्टर का कुछ है दैट इज दिस श्लोक, दोषा प्रबद्ध स्वयं लिंग। मतलब देखो कोई चीज बड़ी हुई है अपने लक्षण दिखाएगी, नहीं बड़ी हुई है अपने लक्षण नहीं दिखाएगी, कम है अपने लक्षण जैसे थे वैसे ही दिखाएगी, अपना कर्म भी वैसे ही करेगी। लक्षण हम उसके कर्म से ही तो समझते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है 18 प्रकार के क्षय। देखो क्षय आचार्य चरक ने कितने माने, आचार्य सुश्रुत कितने मानते, सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती है। तो उसको पार्ट 2 में करें क्या, हाँ इसको पार्ट 2 में करते हैं। थैंक यू, और इसके जस्ट बाद में अपलोड कर दूंगी पार्ट 2, इसकी कंटिन्यूटी में ही देखना। ठीक है, ऐसा नहीं वो एक्सपोर्ट करने में फिर टाइम लगता है यार। थैंक यू फॉर चूजिंग आयुर्वेदा, और पढ़ते रहो और चीजों को समझ दो, मुझे टाइम दो, मतलब एक बार मुझे समझने की कोशिश करो कि मैं कैसे समझाना चाहती हूँ। अगर तुमने एक बार समझ लिया, मैं तुम्हारा आयुर्वेद है ना, मैंने पहले सोचा था कि आयुर्वेदा में डीजी करती हूँ लेकिन वो नाम नहीं था। ठीक है, वो ऑलरेडी किसी और ने लेके रखा है, तो मैं आयुर्वेदा को सही बता रही हूँ, उतना इजी वे मैं आपके लिए कर दूंगी जो जो मेरी लैंग्वेज से कंफर्टेबल है उसके लिए। देखो मैं अगर जो लैंग्वेज नहीं बोलती उनको थोड़ा कंटेंट अगर मेरा पहुंचाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे साउथ टाइम में। ठीक है, आई होप अगर आप यहाँ तक बने हो। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग आयुर्वेदा।